हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्निंग। आप सभी का सक्सेसफुल लर्निंग में फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी, दैट इज क्लास 11th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है पार्ट 1 के बोल के। ये हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सेल क्या होता है, सेल थ्योरी, एंड हमने सेल के बारे में पूरा ओवरव्यू लिया था एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, ये सब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है एंड इनका जो साइज है बहुत ही स्मॉल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास कोई न्यूक्लियर, प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो बाहर से एक लेयर होती है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। कोई भी सेल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जेनेटिक मटेरियल के बिना वो सेल या फिर ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है, उनके अंदर 100% जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं है। याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, नाउ इस प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है ये एब्सेंट है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक राइबोसोम नाम का सेल ऑर्गेनल है, उसका काम क्या है, वो कैसा होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, मतलब ये दोनों में प्रेजेंट होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है या नहीं। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था। माइकोप्लाज्मा एक हमारे स्मॉलेस्ट सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। समझे? दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखना। एंड पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स है। मतलब बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक सेल है, algae में प्रोकैरियोटिक सेल है, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब ये होता है। अब ये जो सारे प्रोकैरियोटिक सेल है ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल होते हैं। एंड जो मल्टीप्लाई स्मॉल होने की वजह से इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंपल होता है। सिंपल होने की वजह से इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है बहुत ही फास्ट होता है, रैपिड होता है। जो जब हम कंपेयर करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही पेचीदा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस। इसके लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस होता है यूकैरियोटिक सेल का बहुत ही लंबा चलता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनका प्रोकैरियोटिक सेल का ये सेल है, इसका ये मतलब नहीं है हर एक प्रोकैरियोटिक सेल सेम ही होगा, उसका साइज सेम होगा, शेप नहीं होगा। शेप सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। किसके ऊपर बेस? हर एक सेल का जो काम होता है उसके फंक्शन के ऊपर, बेस के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल्स अलग अलग होते हैं। नाउ 4 टाइप्स ऑफ, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, 4 शेप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कौन सा होता है? रॉड लाइक बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया का शेप कौन सा होता है? रॉड शेप होता है। रॉड शेप बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया आपने देखे होंगे, माइक्रोस्कोप में भी देखे होंगे, या फिर किसी बुक में, या फिर गूगल पे आपने इमेज देखा होगा रॉड शेप बैक्टीरिया का। इसे हम क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। सेकेंड कौन सा है? कोकस। सेकेंड टाइप कौन सा है? स्पेरिकल शेप के होते हैं, मतलब गोल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, जिसे हम कोकस कहते हैं। एंड तीसरा वाला कौन सा है? थर्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ। थर्ड थर्ड इज ये कॉमा शेप का होता है। कॉमा शेप का होता है। कॉमा शेप कैसा होता है? वो बैक्टीरिया का शेप कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से कॉमा शेप से होता है। डायग्राम पर करेक्ट नहीं बनाए, लेकिन इस कॉमा शेप में होता है वो बैक्टीरिया। उसे हम क्या कहते हैं? विब्रियो। एंड द फोर्थ वन कौन सा होता है? वो एक स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल शेप, इस तरीके का कुछ शेप होता है उसका, स्पाइरल शेप। इस तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसे हम स्पाइरेलम कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं शेप के ऊपर। बैसिलस, बैसिलस रॉड शेप का, स्पेरिकल कोकस, कॉमा शेप का विब्रियो होता है, एंड स्पाइरल शेप का स्पाइरेलम होता है। राइट नाउ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलर होता है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेम होता है, लेकिन इनके शेप में और साइज में और काम में डिफरेंस होता है, फंक्शन में, शेप में, साइज में डिफरेंस होता है, लेकिन इनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बेसिक ढांचा होता है वो सेम होता है। ऐसा नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है, किसी में नहीं है, किसी में न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ये सब कुछ सेम होता है, जो बेसिक ढांचा होता है वो सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शंस के ऊपर उनका शेप साइज अलग-अलग हो सकता है। एंड दिया है ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट अ माइकोप्लाज्मा। सभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है। इसका क्या मतलब होता है? अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं, तो आप कहोगे यस मैम, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। algae में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट? माइकोप्लाज्मा में एक एक्सेप्शन कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सो ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो माइकोप्लाज्मा है, इसके अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा एकमात्र प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये तो सेल है, सेल के अंदर ये सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ हो गया। सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये एक फ्लूइड होता है, जेल टाइप का। फ्लूइड मतलब लिक्विड, आपको पता है ना, लिक्विड जो जेल जेल टाइप का होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि यहीं पे सारे सेल्स के जो भी सारे काम होते हैं, वो सारे एक्टिविटीज होते हैं, यहीं पे होते हैं साइटोप्लाज्म में। सो ये जो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है, वो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड यहाँ पे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, सेल की जो बाहर वाली लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन सेल के अंदर एक लेयर, सेल के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो कुछ ऐसे ही रैंडमली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और इसका जो न्यूक्लियस भी होता है, मतलब उसको कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उसका एक डेफिनेट शेप का न्यूक्लियस भी नहीं होता होगा। लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो प्रेजेंट होता है। एंड वो भी सर्क्युलर शेप में प्रेजेंट होता है। वो भी सर्क्युलर शेप में प्रेजेंट होता है, रिमेंबर दिस। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड मतलब ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको प्रोटेक्शन के लिए कोई एनवेलप नहीं है, नॉट एनवेलप, राइट? एंड इन एडिशन टू अ जीनोमिक डीएनए, ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए ही होता है, राइट? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? डीएनए के सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वायरस, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब बट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। अब ये जो जीनोमिक मटेरियल डीएनए है, इसके अलावा भी बैक्टीरिया में और एक जीनोमिक डीएनए होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया में एक स्मॉलर सर्क्यूलर डीएनए होता है, जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर प्रेजेंट हो। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता है, वो यहाँ कहीं बाहर प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? वो स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, या फिर प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल तो है, जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोमिक डीएनए तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो स्मॉल छोटा सा प्लाज्मिड सर्क्युलर डीएनए प्रेजेंट है, जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये क्यों अननेसेसरी आया है? लेकिन इसका भी कुछ काम होता है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं होता है बॉडी में या फिर किसी भी सेल में, राइट? सो प्लाज्मा डीएनए, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जो कि कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सो ये उनमें से क्या फीचर है? बैक्टीरिया, पहले आपको एंटीबायोटिक पता होगा। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, या फिर बैक्टीरिया को, उनकी ग्रोथ को रोक दे, या फिर बैक्टीरिया को मारे। जो भी कोई केमिकल कंपोजिशन होता है जो किसी ग्रोथ को, बैक्टीरिया के कॉलोनी को ग्रो नहीं होने देता, या फिर बैक्टीरिया को मार देता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। तो लेकिन ये जो प्लाज्मिड डीएनए जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? फाइट करता है एंटीबायोटिक के खिलाफ, और एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर एंटीबायोटिक कुछ मात्रा में उनके पास, एंटीबायोटिक अगर वो कांटेक्ट में भी आ गए किसी एंटीबायोटिक के, तो भी वो मतलब उनकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। वो फाइट करते हैं उनके साथ और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? सो ये जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है, वो यूनिक फीचर क्यों प्रोवाइड करता है, क्या काम करता है? वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। याद रखना ये पॉइंट, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। हम नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लास में प्लाज्मिड के बारे में सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कल के क्लास में भी मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसमें मैंने बताया था यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कौन से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था। लेकिन राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन अ फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। सो प्रोकैरियोटिक के पास एक इंक्लूड यूनिक फीचर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन, या फिर इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं आगे भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। और ये कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, कहीं और प्रेजेंट नहीं होते, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका काम क्या होता है, मतलब इंक्लूसिव बॉडी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को, आयन को जो स्टोर करके रखते हैं, वो ग्रैनुल्स के फॉर्म में किसी में मतलब स्टोर करके रखते हैं साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही पड़े हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में स्टोर करके, उसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, राइट। एंड स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से एक डिफरेंशिएटेड वॉल मेम्ब्रेन निकलता है जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। एंड ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। एंड इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका डिस्कशन और बाद में भी है, ओके। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम सेल एनवेलोप एंड उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो सेल एनवेलोप, पर्टिकुलरली जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, तो उसका जो सेल का एनवेलोप, एनवेलोप मतलब जो किसी भी प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एनवेलोप, मतलब हम लेटर किसी भी एनवेलोप में डालते हैं, एनवेलोप बाहर का जो एनवेलोप होता है उसका काम क्या होता है, अंदर का जो इंपॉर्टेंट है मटेरियल, दैट इज अ लेटर हुआ कोई, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से जो कवरिंग होती है उसे हम एनवेलोप कहते हैं, राइट। पोस्ट का भी जो एनवेलोप होता है, पोस्ट कार्ड, उसमें भी एनवेलोप आता है ना, उसी तरीके से जो ये एनवेलोप सेल का होता है, वो भी अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एनवेलोप बनते हैं। एंड ये केमिकल्स, किसी कुछ केमिकल से बनती है। एंड ये जो बैक्टीरिया का पर्टिकुलरली एनवेलोप होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही पेचीदा होता है, राइट। ये जो सेल एनवेलोप, ये सेल एनवेलोप में क्या होते हैं, टाइटली बाउंड 3 लेयर्स होते हैं। इस सेल एनवेलोप में 3 लेयर्स होते हैं, ये भी याद रखना कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। एंड ये टाइटली एक दूसरे से अटैच होते हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर कौन सी है, ये बाहर वाली समझो, दिस इज अ ग्लाइकोकैलिक्स। एंड अंदर वाली है सेल वॉल, सेकंड कौन सी है, सेल वॉल। एंड जो सबसे लास्ट वाली है, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ से साइटोप्लाज्म शुरू होता है यहाँ पे, तो यहाँ ये जो वाली होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये जो 3 लेयर होती है, इन तीनों लेयर का काम अलग अलग होता है। एंड सेल को एक तरीके से वो मदद ही करती है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं होता है, राइट। इसका भी कुछ काम होता होगा तभी वो प्रेजेंट है। एंड ये आउटर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स है। बीच वाली सेल वॉल है। एंड उसके अंदर जो सबसे अंदर की साइड है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑल दो हर लेयर, जैसे मैंने बताया, हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसका कुछ काम होता है। एंड दे एक्ट टुगेदर एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन एक टुगेदर, एक टाइटली बाउंड हुए हैं, टाइटली अटैच्ड है। सो एक साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई होता है, हम बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम किस किस बेसिस पे करते हैं, ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, ओके। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उन्होंने 2 स्लाइड्स पे 2 बैक्टीरिया को लिया था, और जो बैक्टीरिया उनके ऊपर ग्राम स्टेन डाला था, वो दोनों बैक्टीरिया के ऊपर ग्राम स्टेन डाला था उन्होंने। और जो बैक्टीरिया का जो बाहर का जो प्रोटेक्टिव एनवेलोप होता है, सेल का एनवेलोप होता है, जो भी सेल का एनवेलोप होता है, अगर वो उसके ऊपर पानी डालने के बाद, उसको धोने के बाद भी अगर वो कलर वो नहीं छोड़ता है, अंदर वाला साइटोप्लाज्म वो सारा कलर छोड़ देता है, लेकिन जो बाहर वाला, ये कोई बैक्टीरिया है समझो, एंड इसके ऊपर ग्राम स्टेन आपने डाला, ग्राम स्टेन डाला, तो ग्राम स्टेन डालने के बाद ये पिंक कलर का ग्राम स्टेन होता है, वो डालने के बाद अगर आप इसको पानी से वाटर से वॉश अवे करो, इसे वाटर से वॉश अवे करो, एंड जब आप धो दोगे, तो भी ये जो बाहर का जो लेयर होगा ना, ये बैक्टीरिया का जो एनवेलप जिसे हम कहते हैं, वो पिंक का पिंक ही रहेगा, मतलब वो जो स्टेन का कलर होता है वो सेम वही रहता है। स्टेन क्या करता है, वो ऐसे ही अपने पास पकड़ के रखता है उस कलर को, मतलब कलर को छोड़ता नहीं है। सो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एंड जो बैक्टीरिया जिसका जो सेल का बाहर वाला एनवेलप होता है, वो कलर को नहीं, मतलब जब आपने धो दिया तो ये कलरलेस हो गया, कंप्लीटली कलरलेस हो गया। जो उसका स्टेन था, मतलब वो जो कलर का था, वो जो कलर था, वो कलर नहीं रहा उसके ऊपर, उस बैक्टीरिया के ऊपर, उसे हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे लिखा है दैट इज ए सेल एनवेलप
जो which they respond to a staining procedure developed by a scientist gram, and those that take up a gram stain, मतलब जो ग्राम स्टेन को अपने पास होल्ड करके रखता है उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, एंड दैट डज नॉट होल्ड इट इज कॉल्ड एज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो अब ये जो फर्स्ट वाला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन एंड थिकनेस हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक बैक्टीरिया में अलग अलग होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कंपोजिशन भी सेम रहेगा, उसकी थिकनेस भी सेम रहेगी, नहीं, अलग अलग होते हैं. सो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ग्लाइकोकैलिक्स, वो बहुत ही लूज फॉर्म में पड़ी है, लूज है, टाइटली अटैच्ड नहीं है, एंड इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं. एंड कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मोटी होती है, एंड बहुत ही टफ होती है, बहुत ही टाइटली अटैच्ड होती है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं. जो भी हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम गूगल पे वगैरह डायग्राम देखते हैं उसमें मोस्टली आप कैप्सूल ही देखेंगे, राइट. अब ग्लाइकोकैलिक्स का तो हो गया, वो ग्राम पॉजिटिव को होल्ड स्टेन को होल्ड करता है, उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं. जो बैक्टीरिया उस कलर को होल्ड नहीं कर पाते हैं उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं, एंड इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है हर एक बैक्टीरिया में. एंड जो लूजली बाइंड होते हैं उसे स्लाइम लेयर, लूज बाइंड होते हैं जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, एंड जो थिक एंड बहुत ही टफ होते हैं उसे हम कैप्सूल कहते हैं. सो ग्लाइकोकैलिक्स का काम खत्म. नाउ मूविंग ऑन टू सेल वॉल. सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल, जैसे कि मैंने बताया, सेल वॉल का भी हर एक चीज का काम होता है. सो सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप, किसी भी सेल को शेप देना, उसको उसको फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रेशर बाहर से जो पड़ रहा है, अंदर से जो भी प्रेशर हो रहा है उसे झेलना, उसे उस प्रेशर से प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक स्ट्रक्चरल ढांचा प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को. एंड ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को, किसी भी बैक्टीरिया या फिर सेल को बर्स्ट करने से या फिर कोलैप्स करने से. कोलैप्स मतलब बर्स्ट करने से, ब्रेक डाउन होने से, उसका ब्रेक होने से, वो वॉल के ब्रेक होने से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल. सो परमेबल का मतलब क्या आपको पता है? परमेबल मतलब ये एक लेयर है, यहाँ पे कुछ पोर्स है. सो ये जो पोर्स के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स आते हैं जाते हैं बाहर, अंदर एंटर कर सकते हैं सेल के अंदर, सेल से बाहर जा सकते हैं. इस क्वालिटी को क्या कहते हैं हम? परमिएबल. परमिएबल की क्वालिटी कहते हैं. ये जो क्वालिटी होती है उसे हम परमियाबिलिटी कहते हैं. सो सेलेक्टिवली परमिएबल. परमिएबल तो समझ में है, जो आने जाने के किसी भी मॉलिक्यूल आयन को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए जो परमिट करता है, जो परमिशन आपको देता है, परमिट करता है, उसे उस क्वालिटी को हम परमियाबिलिटी कहते हैं. लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है? ये हर एक चीज को आने जाने नहीं देता है, राइट. सो अगर अगर हम बॉर्डर पे भी देखें तो हम हर एक कंट्री वालों को आने नहीं देते. कुछ ऐसी कंट्री होती है जो हमारे दुश्मन होती है, उसे हम एंटर करने नहीं देते हैं, राइट. सो उसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्रोटेक्ट करती है, सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट करती है, मतलब कुछ कुछ आयंस मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, कुछ को आने नहीं देती है. सो इसे सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं. एंड ये प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड इन द सेंस सेल के बाहर जो भी है और दूसरे सेल्स है, दूसरे मॉलिक्यूल्स है. अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोलो तो यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर सेल होते हैं, एक ही सेल होता है जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को. एंड स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने कहा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो एक्सटेंशंस आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एक्सटेंशंस होते हैं, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मीजोजोम कहते हैं, जो मैंने कहा था उसे हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ इट्स टाइम. सो हम ये जो फॉर्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आता है. मीजोजोम कहाँ से फॉर्म होता है? एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन. किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. एंड ये जो एक्सटेंशन है वो क्या करते हैं? वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ट्यूबुल्स फॉर्म करते हैं, लैमेलिस फॉर्म करते हैं. वेसिकल मतलब कुछ इस टाइप के वेसिकल्स होते हैं जो स्टोरेज के लिए वगैरह काम आते हैं. वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेले फॉर्म करते हैं. अब ये जो मीजोजोम है इसका काम क्या है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है मीजोजोम. सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मीजोजोम? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. इन अ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है. डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए मदद करता है. डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मदद करता है. एंड वो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस. ये जो वेसिकल्स वगैरह होते हैं वो सिक्रेशन में मदद करते हैं. ये वेसिकल्स हेल्प्स इन सिक्रेशन. ओके, यहाँ पे नहीं दिया है बट इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. हेल्प्स इन सिक्रेशन, सिक्रेशन में वगैरह वेसिकल्स मदद करते हैं. एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक्टिविटीज होती है उसके सरफेस मेम्ब्रेन को भी इंक्रीज करने के लिए कुछ इरेगुलर शेप का होता है वो, तो जिसकी वजह से ये जो सारे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है यहाँ से. अगर इस तरीके से होता तो सरफेस एरिया इतना ही मिलता, लेकिन ये इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज करने के लिए जो सरफेस मेम्ब्रेन, सरफेस लेयर है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट. सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है. एंड सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज यही होते हैं. इन सम प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का मतलब ब्लू ग्रीन अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे, कोई साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में, जिसे क्रोमैटोफोर्स कहते हैं. क्रोमैटोफोर्स
जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स में जो रूट वर्ड आपको दिख रहा है क्रोमा, राइट, क्रोमा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। ओके, सो किसी भी बैक्टीरिया, अब यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन अलगे। अब ये ब्लू ग्रीन अलगे का काम, अलगे ब्लू ग्रीन कलर का होता है। इसकी वजह से ये जो कलर उसको आता है वो क्रोमेटोफोर से आता है, क्योंकि क्रोमेटोफोर में पिगमेंट होते हैं। जैसे कि ग्रीन अलगे हम पढ़ते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट की होता है, पिगमेंट की वजह से होता है। कौन सा? दैट इज अ क्लोरोफिल पिगमेंट। वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो उस सेल का जो क्रोमेटोफोर नाम का जगह है साइटोप्लाज्म में, क्रोमेटोफोर में वो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो इस पर्टिकुलर सेल या फिर अलगे को वो स्पेसिफिक कलर देते हैं, राइट। अब नाउ मूविंग ऑन टू बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स, अब हम बैक्टीरिया के ऊपर मूव करेंगे। बैक्टीरियल सेल्स, कुछ बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब, अब मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल मतलब विच कैन मूव, जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर सेल विच जो मूव कर सकते हैं, उसे हम मोटाइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये मोटाइल है, मूवमेंट कर सकता है। एंड ये नॉन मोटाइल्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मूवमेंट करने के लिए भी, उन्हें मोटाइल होने के लिए भी कुछ किसी चीज की जरूरत होती होगी। अब हम मूव करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो हमारे पास पैर है इसीलिए मूव करते हैं, राइट। सो इसी तरीके से इनके पास भी कुछ ना कुछ तो होगा ना बैक्टीरिया के पास, जो उसकी मदद से वो मूव कर सकते हैं। सो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फिलामेंटस एक्सटेंशन, जिसे फ्लैजिल्ला कहते हैं। सो ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, सेल वॉल से अटैच होता है, उसे हम फ्लैजिला कहते हैं। एंड ये जो बैक्टीरिया शोज अ रेंज ऑफ अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिलास। बहुत सारे, कुछ बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, कुछ में एक, दो से तीन फ्लैजिले प्रेजेंट होते हैं, उसका नंबर वेरी कर सकता है। अब ये फ्लैजिला क्या होता है बैक्टीरिया का, मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, क्योंकि इस एनसीईआरटी में वो उतना क्लियरली बैक्टीरिया का डायग्राम नहीं दिया गया है। बैक्टीरिया का डायग्राम समझोगे मतलब वो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का भी आपको पता चल जाएगा। ये देखो, मैंने गूगल से एक डायग्राम को लिया है। अब यहाँ पे सो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का है, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, सो ये क्या है? ये फ्लैजिला है। ये किसके लिए मदद करता है? मूवमेंट के लिए। पूछा जाता है फ्लैजिला का काम क्या होता है बैक्टीरिया में? वो मूवमेंट के लिए मदद करता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि मैंने बताया, जो जेनेटिक मटेरियल, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, तो ये कैप्सूल मैंने जैसे बताया, साइटोप्लाज्म, ये क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर, तीन लेयर से हमारा एनवेलोप बनता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का ही लेयर होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, जो थिक होता है, थिक एंड टफ होता है, वो उसे हम कैप्सूल कहते हैं, राइट। ये जो बाहर वाली लेयर है ये कैप्सूल है, इसके अंदर जो लेयर है सेल वॉल है, दिस इज अ सेल वॉल, एंड सबसे अंदर वाली लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो साइटोप्लाज्म, ये सारा जो मैंने कहा था फ्लूइड मैट्रिक्स है, वो साइटोप्लाज्म है। एंड ये क्या है? न्यूक्लियोइड डीएनए, या फिर जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। जीनोमिक डीएनए, जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। अब इसके आरएनए प्रोडक्शन के लिए कोई मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं ना, ये रैंडमली ऐसे ही पड़ा हुआ है, राइट, ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे ही रैंडमली पड़ा हुआ है, राइट। सो ये न्यूक्लियोइड डीएनए है। एंड ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, मैंने कहा था एकमात्र सेल ऑर्गेनल होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम। अब ये क्या है? फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला समझो, ये फ्लैजिला मूवमेंट के लिए काम करता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट। एंड ये फ्लैजिला भी तीन टाइप, फ्लैजिला के भी तीन पार्ट्स है। अब बैक्टीरियल का जो फ्लैजिलम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। अब वो तीन पार्ट्स क्या है? ये बैक्टीरिया है, बाहर का कैप्सूल वगैरह भूल जाओ, ये सेल वॉल है उसका, राइट, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। इस बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो सेल वॉल से अटैच होता है। वो किससे अटैच होता है? इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सबसे बाहर की लेयर तो कैप्सूल है बैक्टीरिया की, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स होता है, लेकिन वो उस कैप्सूल के या फिर उस ग्लाइकोकैलिक्स से अटैच नहीं होता है, वो सेल वॉल से अटैच होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इट इज अटैच्ड टू द सेल वॉल। अब वो सेल वॉल से अटैच होता है। यहाँ पे एक बेसल बॉडी होती है, ये पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ। यहाँ पे बेसल बॉडी है, एंड यहाँ पे हुक होता है, एंड इससे अटैच एक फ्लैजिला होती है। सो इससे अटैच एक फ्लैजिला होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या है? ये पूरा, इस पूरे को मिला के हम फ्लैजिला कहते हैं। एंड यहाँ से कौन सी है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नाउ मूविंग ऑन, ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट, फिलामेंट। एंड ये क्या है? हुक। आप किसी कहाँ पे भी देखो, किसी भी दो चीज को अटैच करने के लिए हुक यूज करते हैं। सो इसीलिए जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी को और ये फिलामेंट को अटैच करने के लिए
जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम हुक कहते हैं। हमारी नॉर्मल भाषा में भी हम हुक ही कहते हैं ना, किसी भी दो चीज को अटैच करने के लिए उसे हुक कहते हैं। सो इन दोनों के बीच में किस तरीके अटैचमेंट के लिए मदद कर रहा है हुक। सो ये तीन पार्ट्स है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला तीन इसके ऊपर है। नाउ फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अब इन तीनों पार्ट्स में से भी फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, दिखाई दे रहा है, राइट। इट इज विजिबल ऑल्सो, इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्सटेंड फ्रॉम अ सेल सरफेस टू आउटसाइड। सेल की पूरे सरफेस जो सेल वॉल से अटैच है उससे अटैच होकर पूरे बाहर तक ये एक्सटेंड करता है। अब फ्लैजिला के साथ साथ बैक्टीरिया में पिले एंड फिब्रे भी प्रेजेंट होते हैं। अब पिले में दिखाती हूँ कहाँ पे होते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो थ्रेड लाइक या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है प्रेजेंट है आउटसाइड भी, ये जो इसे क्या कहते हैं हम, पिलाई कहते हैं, पिलाई कहते हैं। व्हाट इज पिलाई? अब पिलाई तो पता है ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, लेकिन पिलाई का काम क्या होता है? नाउ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ पिलाई एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, कुछ काम नहीं होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं। एंड एक फिम्ब्राई भी होते हैं। फिम्ब्राई भी स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रिसल, ब्रिसल आप जानते हो, दैट इज हमारी टूथपेस्ट में भी, सॉरी टूथब्रश में भी ब्रिसल्स होते हैं, राइट। वो छोटे छोटे वो ब्रिसल्स उसे हम फिम्ब्राई कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिम्ब्राई। वो जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम फिम्ब्राई कहते हैं। अब फिम्ब्राई का काम क्या होता है? फिम्ब्राई का इंपॉर्टेंट काम होता है, कोई भी बैक्टीरिया, हाँ, हम कहते हैं ना हमारे हाथ के ऊपर भी, हमारे बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया अटैच होते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन अभी वो बैक्टीरिया होते हैं। सो हमारे बॉडी से या फिर हाथों पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो अटैच होते हैं, किस चीज से अटैच होते हैं, राइट। वो किस चीज से अटैच होते हैं? वो इस फिम्ब्राई से अटैच होते हैं, क्योंकि वो ब्रिसल ब्रिसल शेप के छोटे छोटे हेयर लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। फाइबर्स होते हैं जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। वो किसके लिए मदद करते हैं? फिम्ब्राई अटैचमेंट। किसके? बैक्टीरिया अटैच हो सकता है रॉक को, जैसे हमारी बॉडी को अटैच हुआ, जैसे कि होस्ट के बॉडी को, होस्ट के टिश्यू को, किसी भी चीज को अटैच होने के लिए बैक्टीरिया को या फिर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को, वो जो फिम्ब्राई प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया में अटैचमेंट के लिए मदद करते हैं। सो समझ में आया? ये जो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बैक्टीरिया के, फ्लैजिला, फिले एंड फिम्ब्रे। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट के लिए मदद करता है, एंड इसके तीन पार्ट है, कौन कौन से? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। एंड ये कहाँ से आता है? सेल वॉल से अटैच्ड है, सेल वॉल का ही एक्सटेंशन ही है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लैजिला के बारे में। नाउ मूविंग ऑन फिलाई। पिलाई, सॉरी पिलाई। पिलाई का क्या काम होता है? वो एक स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल, बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक कुछ नहीं, एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। एंड फिब्राई का काम क्या होता है? एक ब्रिसल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर। एंड उनका काम क्या होता है? किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी रॉक या फिर होस्ट टिश्यू या फिर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच होने के लिए मदद करता है। अब ये छोटा सा टॉपिक राइबोसोम एंड इन्फ्यूजन बॉडीज को हम स्टडी करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होते हैं, एकमात्र सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। एंड ये इसका लेंथ कितनी, साइज कितना होता है? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इनका साइज है। एंड ये दो यूनिट से बने हुए होते हैं, 50s एंड 70s। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं। एंड इसके भी दो सब यूनिट्स कौन से? एक तो 50s है एंड दूसरा वाला इज 30s। अब इसके ऊपर मत जाइएगा 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, नो, ये एडिशन का कोई खेल नहीं है। सो ये इन जो 70s राइबोसोम, 7 प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होते हैं, उसमें 50s एंड 30s दो सब यूनिट होती है। एंड 50s बड़ी सब यूनिट होती है एंड 30s छोटी सब यूनिट होती है। लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल और कुछ ऐसे सेल, यूकैरियोटिक पर्टिकुलरली नहीं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक जो राइबोसोम होता है वो 30s यूनिट होती है, उसका मतलब वो 30s होती है, 80s होते हैं, सॉरी 80s होते हैं। यहाँ पे जैसे प्रोकैरियोटिक में 70s है ना राइबोसोम, उसी तरीके से 80s यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट होता है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है? दैट इज अ 70s होता है। उसके कौन से यूनिट होते हैं? 50s एंड 30s। ओके, सो एंड ये यूनिट प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम 70s, जो फॉर्म करते हैं 70s राइबोसोम को। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, राइबोसोम आर अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम तो पढ़ लिया, काम क्या होता है भाई? राइबोसोम किसके लिए होता है? राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, हमारी बॉडी में या फिर सेल में जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो राइबोसोम ही करता है। राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इंपॉर्टेंट है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, उसका साइट है। एंड सेवरल राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं सिंगल एमआरएनए। अब एमआरएनए, आरएनए आपको कल की चैप्टर में बताया था, फुल फॉर्म इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन ओनली फ्यू, जैसे कि वायरस में उनका जो जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। अब आरएनए भी तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। उसमें से जो एमआरएनए होता है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, वो आरएनए किसमें मदद करता है? प्रोटीन के लिए मदद करता है। वो आरएनए कन्वर्ट होकर प्रोटीन बनता है। एंड उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। वो सब आगे हो, आप स्टडी करोगे, लेकिन
आपको बता देती हूँ बेसिक। एमआरएनए होता है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट करता है प्रोटीन को। एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ यहाँ पे एमआरएनए क्यों आया, एमआरएनए क्यों आया, राइबोसोम का बात कर रहे थे, वाई एमआरएनए अचानक एमआरएनए क्यों टपक पड़ा यहाँ पे। सो एमआरएनए भी प्रोटीन के लिए मदद करता है, एमआरएनए ही ट्रांसलेट होता है प्रोटीन के लिए, एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो इस एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड उसे क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। यहाँ से पॉली मतलब मेनी, राइट, पॉली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है मल्टीपल, राइट, मल्टीपल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पॉलीजोम कहते हैं। एंड राइबोसोम आर पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। सो राइबोसोम ही एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। अब इंक्लूजन बॉडीज जब हमने पीछे पढ़ा था, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, वो एक रिजर्व मटेरियल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्म में इन अ फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। साइटोप्लाज्म जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में ही स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं, एंड ये दे आर नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन। इनके अराउंड इनको प्रोटेक्शन के लिए कोई मेम्ब्रेन या फिर कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, साइनोफियन ग्रैन्यूल्स, ये सारे फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपको पता होगा। सो उसको स्टोर करने के लिए फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, सो एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन, राइट, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। एंड ये एक यूनिक फीचर है। गैस वैक्यूल, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन अलगे, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक अलगे। सो गैस वैक्यूल एक ऐसा है जो कि ब्लू ग्रीन अलगे, पर्पल अलगे एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक अलगे में प्रेजेंट होता है। सो आज की क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीटली डिस्कस किया है, और मैंने एक्स्ट्रा डायग्राम से भी आपको समझाया है बैक्टीरिया का पूरा सब कुछ। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। फॉर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।